आज मछुआरे ने बहुत खुश थी। जाल में बहुत सारी मछलियां फंसी थी। आज तो बहुत अच्छी कमाई होगी। सभी एक दूसरे से बातें कर रही थी। सारी मछलियां टोकरी में रख वे बाजार की तरफ रवाना हुई। जब सभी राजा की महल के पास से गुजर ही रही थीं, तो खिड़की के पास खड़ी महारानी ने एक मछुआरिन को रोकते हुए पूछा, तुम क्या लेकर जा रही हो? मुझे तुम्हारी टोकरी में से रोने की आवाज आ रही है। रानी का इतना कहना था कि एक बड़ी सी मछली टोकरी के तले में से कूदकर जमीन पर आ गिरी। रानी डरकर थोड़ा पीछे हट गई। मैं एक मादा मछली खरीदना चाहती हूँ। यह एक नर मछली है या मादा मछली? रानी ने पूछा। यह सुनकर मछली जोर से हंस पड़ी। यह एक नर मछली है, मछुआरी ने उत्तर दिया। इतना कहकर वह आगे बढ़ गई। रानी बड़े क्रोध में अपने कमरे में लौट आई। शाम को राजा उससे मिलने आए। उन्होंने रानी को परेशान देखा तो पूछा, क्या आप अस्वस्थ हैं? नहीं, लेकिन मैं एक मछली के अजीब व्यवहार पर बहुत नाराज हूँ। आज सुबह एक मछुआरे से जब मैंने पूछा कि तुम्हारे पास जो मछली है वह नर है या मादा, तो मेरा इतना पूछना था कि मछली मुझ पर जोर जोर से हंसी। एक मछली हंसती है? असंभव। आप सपना देख रही होंगी, राजा ने समझाते हुए कहा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैं वही बोलती हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है, रानी ने नाराज होते हुए कहा। अजीब घटना बताई। ऐसा ही है तो मैं इसके बारे में पूछताछ करूंगा। अगले दिन राजा ने अपने मंत्री को वही दोहराया जो उसकी पत्नी ने उससे कहा था। उसे मामले की जांच करने और 6 महीने के भीतर संतोषजनक जवाब देने के लिए तैयार रहने को कहा। ऐसा ना करने पर मौत की सजा दी जाएगी, यह भी समझा दिया गया। मंत्री ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का वादा किया। हालांकि उसे असफलता तो लगभग निश्चित ही लग रही थी। मछली की हंसी का कारण खोजने के लिए उसने 5 महीने तक अथक परिश्रम किया। उन्होंने हर जगह और हर एक से सहायता मांगी, मंत्रणा की। बुद्धिमान और विद्वान और वे जो काला जादू में और हर तरह की चालबाजी में कुशल थे, उनसे सलाह ली गई। हालांकि कोई भी इस मामले की व्याख्या नहीं कर सका और इसलिए मंत्री घोर निराशा में टूटे फूटे मन से अपने घर लौट आया। मृत्यु निश्चित देखकर उसने अपने बेटे को यात्रा पर जाने का आदेश दिया, जब तक कि राजा का गुस्सा शांत ना हो जाए। युवा लड़का बहुत ही होशियार और सुंदर था। उसने अपने पिता से कहा, मैं अपनी यात्रा शुरू करता हूँ। अब मुझे किस्मत चाहे कहीं भी ले जाए। रास्ते में उसे एक बूढ़ा किसान मिला जो कि स्वयं भी किसी निश्चित गांव की यात्रा पर था। लड़के ने बूढ़े से पूछा कि क्या वह भी उसके साथ जा सकता है। बूढ़ा किसान मान गया और वह साथ साथ चलने लगे। दिन बहुत गर्म था और लंबा रास्ता थका देने वाला। क्या आपको नहीं लगता कि यह सुखद होगा यदि आप और मैं कभी कभी एक दूसरे को लिफ्ट देते? युवक ने कहा। क्या बेवकूफ युवक है, बूढ़ा किसान ने सोचा। कुछ ही समय बाद वे कटाई के लिए तैयार मकई के खेत से गुजरे। खेतों में लहराती मकई सोने के समुद्र की तरह लग रही थी। जब हवा चलती तो ऐसा लगता सोने का समुद्र हवा में इधर उधर लहरा रहा हो। इसे खाया गया है या नहीं? युवक ने पूछा। बूढ़े को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि यह लड़का इतना नादान कैसे हो सकता है। वह प्रश्न के गहराई में नहीं जाना चाहता था। उसका अर्थ ना समझते हुए बूढ़े ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। थोड़ी देर के बाद दोनों यात्री एक बड़े गांव में पहुंचे, जहां युवक ने अपने साथी बूढ़े आदमी को एक चाकू दिया और कहा, यह लो मित्र, और इसके साथ 2 घोड़े ले आओ, लेकिन अपना दिमाग और इसे वापस ले आओ, मेरे लिए बहुत कीमती हैं। आधा खुश और आधा गुस्से में दिख रहे बूढ़े ने
चाकू को पीछे धकेल दिया और कुछ इस तरह से बड़बड़ाया कि उसका दोस्त या तो खुद मूर्ख था या फिर उसके साथ मूर्खतापूर्ण खेल खेलने की कोशिश कर रहा था। युवक ने उसके जवाब पर ध्यान न देने का नाटक किया और जब तक वे शहर नहीं पहुंच गए तब तक वह लगभग चुप रहा, क्योंकि थोड़ी दूरी पर बूढ़े किसान का घर था। वे बाजार में घूमे और देवालय गए, लेकिन किसी ने उनका अभिवादन नहीं किया और ना ही उन्हें अंदर आने और आराम करने के लिए आमंत्रित किया। कितना बड़ा कब्रिस्तान है, युवक चिल्लाया। इस लड़के का क्या मतलब है, बूढ़े किसान ने सोचा। इस बड़े पैमाने पर आबादी वाले शहर को कब्रिस्तान कहते हैं। शहर छोड़ने पर उनका रास्ता एक कब्रिस्तान से होकर जाता था, जहां कुछ लोग एक कब्र के पास प्रार्थना कर रहे थे और अपने प्रिय मृतकों के नाम पर राहगीरों को चपाती और कुलचे बांट रहे थे। उन्होंने इन दो यात्रियों को इशारा किया और उन्होंने जितना देना था उतना दिया। यह कितना शानदार शहर है, युवक ने कहा। यह आदमी निश्चित रूप से विक्षिप्त होगा, बूढ़े किसान ने सोचा। मुझे आश्चर्य है कि वह आगे क्या करेगा। वह भूमि को जल और जल को भूमि कहेगा। जहां अंधेरा है वहां उजाले की और जहां उजाला है वहां अंधेरे की बात करेगा। हालांकि उसने अपने विचारों को अपने तक ही सीमित रखा। वर्तमान में उन्हें कब्र के किनारे बहने वाली एक धारा से गुजरना पड़ा। पानी काफी गहरा था, इसलिए बूढ़े किसान ने अपने जूते और पैजामा उतार दिया और नदी पार कर गए। परंतु वह युवक जूतों और पैजामा पहने हुए उसमें से गुजरा। ठीक है, मैंने ऐसा महामूर्ख कभी नहीं देखा, शब्द और कर्म दोनों में, बूढ़े ने अपने आप से कहा। हालांकि वह अपने इस मूर्ख साथी को पसंद करता था और यह सोचकर कि वह उसकी पत्नी और बेटी का मनोरंजन करेगा, उसने उसे अपने घर आने और रहने के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, युवक ने उत्तर दिया। परंतु यदि तुम चाहो तो पहले मैं यह पूछ लूं कि तुम्हारे घर का लट्ठा दृढ़ है या नहीं। बूढ़े किसान ने उसे बड़ी अजीब निगाहों से देखा और फिर हंसते हुए अपने घर में प्रवेश किया। यहाँ एक आदमी है जो मैदान में है। वह मेरे साथ रास्ते का बड़ा हिस्सा तय करता आया है और मैं चाहता हूँ कि जब तक इसे इस गांव में रहना पड़े तब तक वह यहाँ रहे। लेकिन वह आदमी ऐसा मूर्ख है कि मैं उससे कुछ नहीं बता सकता। वह जानना चाहता है कि इस घर का बीम दृढ़ है या नहीं। आदमी पागल होना चाहिए। और यह कहते हुए वह ठहाका मारकर हंस पड़ा। पिताजी, किसान की बेटी जो बहुत तेज और बुद्धिमान लड़की थी, उसने कहा, यह आदमी जो भी वह है मूर्ख नहीं है जैसा कि आप उसे समझते हैं। वह केवल यह जानना चाहता है कि क्या आप उसका मनोरंजन कर सकते हैं। ओह बिल्कुल, किसान ने उत्तर दिया। मैं देख रहा हूँ शायद आप इनके कुछ अन्य रहस्यों को सुलझाने में मेरी मदद कर सकती हो। जब हम साथ चल रहे थे तो इसने पूछा कि क्या इसे मुझे ले जाना चाहिए या मुझे इसे ले जाना चाहिए, क्योंकि उसे लगा कि एक से भले दो, यह आगे बढ़ने का एक सुखद तरीका होगा। लड़की ने कहा, अरे हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है, बूढ़े किसान ने कहा। परंतु जब हम एक मकई के खेत से गुजर रहे थे तब उसने मुझसे पूछा कि यह खाया गया है या नहीं। और क्या आप इसका अर्थ नहीं जानते थे पिताजी? वह केवल यह जानना चाहता है कि वह आदमी जिसका वह खेत है कर्ज में था या नहीं, क्योंकि अगर खेत का मालिक कर्ज में था तो खेत की उपज उतनी ही अच्छी थी, उसे खा गया, अर्थात उसे अपने लेनदारों के पास जाना होगा। हाँ 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 बिल्कुल। फिर एक निश्चित गांव के जंगल में प्रवेश करते ही उसने मुझे अपना तेज धार वाला चाकू देकर कहा कि
जंगल से 2 घोड़े ले आओ और ध्यान रहे कि चाकू ना गुम हो जाए। क्या 2 डंडे यात्रा पर एक की मदद करने के लिए 2 घोड़ों की तरह अच्छे नहीं हैं? उन्होंने आपको केवल 2 डंडे काटने के लिए कहा। जिस प्रकार घोड़े यात्रा में सहायता करते हैं, डंडे पैदल यात्रा को आसान बनाते हैं। उसने सावधान रहने को कहा ताकि उसका चाकू ना खो जाए। ओहो, तभी किसान ने कहा, जब हम नगर के चारों ओर घूम रहे थे तब तक किसी ने हमें नहीं देखा जिसे हम जानते थे। उन्होंने हमें पानी के लिए भी नहीं पूछा, ना ही हमें कुछ खाने को दिया। जब हम कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, वहाँ कुछ लोगों ने हमें बुलाया और हमारे हाथों में कुछ डाल दिया, चपाती और कुलचा। बहुत ही स्वादिष्ट था वह खाना। इसलिए मेरे साथी ने शहर को कब्रिस्तान और कब्रिस्तान को शहर कहा। बिल्कुल सही, यह भी समझा जाना चाहिए। पिताजी, यदि कोई शहर को वह स्थान मानता है जहाँ सब कुछ प्राप्त किया जाता है, शहर लोगों से भरा हुआ है, परंतु यदि जीवित लोग एक दूसरे की मदद ना करें, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाएं, तो उन्हें मृतकों से भी बदतर माना जाता है। जबकि कब्रिस्तान में जहाँ मृतकों की भीड़ होती है, आपको दयालु मित्रों ने अभिवादन किया, कुशल क्षेम पूछकर रोटी प्रदान की। सच सच, हैरान किसान ने कहा। फिर अभी जब हम धारा को पार कर रहे थे, तब वह अपने जूते और पैजामा उतारे बिना उसमें से गुजरा। मैं उसकी बुद्धि की प्रशंसा करती हूँ, लड़की ने उत्तर दिया। मैंने अक्सर सोचा है कि कितने मूर्ख लोग उस तेज बहने वाली धारा में और नंगे पैरों से उन नुकीले पत्थरों के ऊपर से निकल जाते हैं। थोड़ा सा ठोकर खाकर वे गिर जाते हैं और सर से पांव तक भीग जाते हैं। आपका यह दोस्त सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। मुझे उसे देखना और उससे बात करना पसंद करूंगी। बहुत अच्छा, किसान ने कहा। मैं बाहर जाकर उसे भीतर ले आऊंगा। उसे बताओ पिताजी कि हमारे घर का बीम काफ़ी मजबूत है, और फिर जब वह अंदर आ जाएगा, मैं उस आदमी को एक उपहार भी दूंगी, उसे यह दिखाने के लिए कि हम उसका एक मेहमान के रूप में अपने घर में स्वागत करते हैं। तदनुसार उसने एक दासी को बुलाकर युवक के पास घी का कटोरा, 12 चपाती, दूध का एक घड़ा और पत्र लिखकर संदेश दिया। हे मित्र, चंद्रमा पूर्ण है, 12 मास एक वर्ष बताते हैं, और समुद्र जल से भर गया है। उपहार और पत्र लेकर जब दासी उस युवक के पास जा रही थी, तो रास्ते में दासी अपने छोटे बेटे से मिली। उसने टोकरी में घी देखा। उसने माँ से कुछ खाने के लिए विनती की। उसकी माँ ने मूर्खता पूर्वक अपने बेटे की इच्छा पूरी की। दासी ने खूब सारा घी और एक रोटी अपने बेटे को दे दी। काफी सारा दूध उसका बेटा पी गया। फिर वह बची ही सामग्री और संदेश लेकर युवक के पास गई और उसे सौंप दिया। अपनी मालकिन को मेरा अभिवादन देना और उन्हें मेरा जवाब देते हुए कहना, चांद नया और आधा है, वर्ष में 11 महीने होते हैं और समुद्र कभी भरा नहीं होता। इन शब्दों के अर्थ को ना समझकर दासी ने उन्हीं शब्द को बिना किसी परिवर्तन के ठीक वैसे ही अपनी मालकिन को सुना दिया जैसा कि उसने उन्हें सुना था, और इस प्रकार उसकी चोरी का पता चल गया। लड़की द्वारा उसे कठोर दंड दिया गया। बूढ़े किसान ने जब अपनी बेटी से इसका अर्थ पूछा तो उसने कहा, पिताजी, मैंने 12 रोटियां रखी थी, मतलब साल में 12 महीने। कटोरा भर घी का था, यानी पूरे चांद की रात, और सागर में लबालब पानी, मतलब जग दूध से भरा है। युवक ने कहलवाया, साल में 11 महीने हैं, मतलब 11 रोटियां। आधे चांद की रात, मतलब कटोरा आधा खाली, और सागर में पानी कम है, मतलब जग में दूध कम है। वाह, तुम दोनों का जवाब नहीं, किसान बोला। कुछ देर बाद युवक वृद्ध किसान के साथ घर में आया। उस पर बहुत आदर सत्कार किया गया और उसके साथ इस तरह से व्यवहार किया गया
जैसे कि वह एक महान व्यक्ति का पुत्र हो। हालांकि उसके विनम्र मेजबान को उसके मूल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अंत में उसने उन्हें सब कुछ बताया। मछली की हंसी के बारे में, राजा की धमकी कि यदि मछली की हंसी का पता न चला तो उसके पिता को फांसी दे दी जाएगी, अपने स्वयं के निर्वासन के बारे में और उनसे सलाह मांगी कि उन्हें क्या करना चाहिए। लड़की चुप होकर थोड़ी देर सोचती रही। कुछ देर में उसके होठों पर मुस्कान आ गई। मछली की हंसी, लड़की ने कहा, जो इस सारी परेशानी का कारण प्रतीत होता है। यह दर्शाता है कि महल में एक आदमी है जो राजा के जीवन के खिलाफ साजिश कर रहा है। इतना सुनते ही खुशी खुशी मंत्री के बेटे ने कहा, अब समय है कि मैं लौट जाऊं और अपने पिता को इस घृणित और अन्यायी मृत्यु से और राजा को संकट से बचाऊं। चलिए, मैं भी आपके साथ चलती हूं। मछली के हंसने का रहस्य मैं राजा को बताऊंगी, लड़की बोली। युवक को लड़की की बातों पर पूरा विश्वास था। वह उसे लेकर उसी वक्त अपने नगर की तरफ चल दिया। पिताजी, आपकी चिंता खत्म हुई। हमें मछली के हंसने का रहस्य पता चल गया है। आप हमारे साथ तुरंत राजा के पास चलिए। क्यों मंत्री, मछली क्यों हंसी, कुछ पता चला? राजा ने पूछा। हाँ महाराज, इसका उत्तर यह लड़की देगी, मंत्री बोला। महाराज, आपके महल में एक पुरुष स्त्री के भेष में रहता है और कभी भी आपकी हत्या कर सकता है। यह बात उस मछली को पता थी, इसलिए वह हंसी थी। लड़की ने कहा, हमारे महल में पुरुष? असंभव, राजा बोला। महाराज, अभी इसका फैसला हो जाता है, उसने जवाब दिया। अब उसने एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया, फिर महल की सारी दासियों को उस गड्ढे को कूदकर पार करने के लिए कहा। कोई भी दासी उस गड्ढे को पार नहीं कर सकी सिवाय उस दासी के, जो असल में एक पुरुष था। वह एक खूंखार अपराधी था। वह महल में दुश्मन राजा के कहने पर इस राजा की हत्या करने के इरादे से रह रहा था। राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। राजा ने लड़की को बहुत सारी धन दौलत इनाम में दी और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। थोड़े दिनों में मंत्री के बेटे और किसान की लड़की का विवाह हो गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।